अनकही बात बताने की नहीं और किसी को भी सुनाने की नहीं। आँख में कुछ तो दिल में कुछ, कोई सूरत भी दिखाने की नहीं। शाम का सुरमई आंचल आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। रात की तारीकी सबक रवि से दिन के उजाले को निगल रही थी। चरिंद परिंद सब वापस अपने अपने ठिकानों को जा रहे थे। दूर कहीं मस्जिद से मुकद्दस मगरिब के अजान आवाज ने गोया माहौल को पाकीज़ा कर दिया था। वो ख़ुशियों खुशू से नमाज अदा करके किचन में चली आई थी। राहत हाउस में इस वक्त चारों जानिब दबेस खामोशी की चादर तनी हुई थी। याकूत और जुल्लू रैन शॉपिंग के लिए गए हुए थे। अफनान आरजू अपनी अपनी पैकिंग कर रहे थे। जुलेखा बेगम की तबीयत नासाजी से वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। ताबिश तो ऑफिस से वापसी पर ही बाइक लेकर निकल गया था। राहत साहब भी घर पर मौजूद नहीं थे। वो इस तबीयत को बोझल कर रही खामोशी से बेजार होकर किचन में निकल आई थी। अभी वो मुलाजमा को डिनर के मुतल्लिक चंद एक हिदायत देकर खुद कुछ स्पेशल बनाने का सोच ही रही थी कि याकूत अपनी नरम धीमी तबीयत के खिलाफ दौड़ती हुई किचन में दाखिल हुई। उफ, भाभी आप यहाँ किचन को शर्फ बख्शी हैं और मैं हूँ कि पूरे घर में तलाश कर आई हूँ। बस कुएं में बांस डालने की कसर रह गई थी। याकूत खिलाफी तबीयत नॉन स्टॉप बोलती हुई न सिर्फ किचन में दाखिल हुई बल्कि पीछे से इसके गले में अपने नाजुक बाजुओं को हायल करके इसे खुशगवार हैदर से दो चार कर गई। खैरियत याकूत, आज आप आरजू वर्जन तो मालूम हो रही हैं। अनाया इसकी जानिब घूमती हुई हैरत का इजहार किए बगैर न रह सकी। मैं बहुत 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 खुश हूँ भाभी। आई एम सो सो हैप्पी। इनफैक्ट मैम, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है खुशी के इजहार के लिए। वो अनाया की हैरत को दुगना करती वापस इससे लिपट कर दबी दबी आवाज में खुशी से चीखी। खुशबू इन बसात से इसके अंग अंग अनाया से आया था। सहमी धीमी आवाज की गैर मामूली खनक बता रही थी कि वो वाकई अपनी सोच से ज्यादा खुश है। और यकीनन इस खुशी की वजह आपके मुसव्विर और हमारे चाचू की ज़ात शरीफ है, क्योंकि इनके अलावा तो किसी की हिम्मत नहीं जो मुसव्वरा याकूत को खुश करने की जुर्रत कर सकें। अनाया इसके सुर गुलनार रुखसार को शरारत से छूती छिड़ने के अंदाज में बोली। भाभी, याकूत बुरी तरह झीम कर इससे अलग हुई। फिर तो भाई मैं वजह पूछने की जसारत नहीं करूंगी। नो, नेवर। इस हमावक डरी सहमी खुद से भी हरासा मासूम सी लड़की को इस कदर खुश देख अनाया ने दिल ही दिल में ढेरों बलाएं ली थीं। नहीं, आप वजह पूछें तभी तो मैं आपको बताऊंगी। याकूत ने उल्टा ही जोर दिया। अच्छा जनाब, तो बता दें। अनाया मुलाजमा को चंद एक हिदायत देकर याकूत की एक्साइटमेंट को मद्देनजर रखकर इसीलिए बाहर लाउंज में चली आई। जानती हैं भाभी, आज हम मॉल में किससे मिले? वो दोनों पैर समेट कर सोफे पर आलती बालती मारकर तजस्सुस फैलाने के अंदाज में बोली। किससे? अनाया ने हत्तुल मकदूर मुतजस्सिस अंदाज अपनाया। याकूत का चेहरा इसे मुश्ताक मुंतजिर देख मजीद 400 वोल्ट के बल्ब की तरह रोशन हुआ। भैयू और उनकी वाइफ यानी मेरी भाभी से। वो नन्ही चिड़िया की तरह चहक कर ताली बजाती हुई बोली। अरे वाह, क्या वाकई तुम लोग? अभी अनाया की हैरत का इजहार दरमियान में ही था कि वो खुशी से कत्ता कलाम कर गई। जी, जी, और आपको मालूम है मैं उनके सामने भैयू से मिली और उन्होंने गुस्सा होना तो दूर मुझे रोका तक नहीं बल्कि साइड पर खड़े हो गए। एंड वापसी पर जब भैयू ने मुझे गिफ्ट ऑफर किया तो डर गई कहीं कहीं आप फट ना पड़े। उसने मसनूई खौफ से आंखें बड़ी की। अनाया ने मुस्कुराहट दबाई। बट यू नो व्हाट, वो तब भी कुछ नहीं बोले बल्कि मैं भैयू से 10 मिनट तक गप्पे लगाती रही और वो इंतजार करते रहे। उफ, भाभी मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूँ। अपनी खुशी को लफ्ज़ों में बयान करने के लिए आज हकीकत में इसके पास अल्फाज नहीं मिल रहे थे। तभी आखिर तक इसकी आवाज़ रुंध गई तो वो बेसाख्ता अनाया से चिमट गई। सुनहरी आंखों में आज भी खारा समंदर ठहरा था, लेकिन इसमें आज दर्द व गम की कश्तियाँ हिचकोले नहीं खा रही थीं बल्कि सच्ची खुशी की मौजें सरबुलंद थीं। अल्लाह तुम्हारी खुशियों की उम्र दराज करे और ये हमेशा कायम दायम रहें। अनाया ने सदके दिल से इस मासूम लड़की के लिए दायमी खुशियों की दुआ कलमात अदा किए, जिसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी इस वक्त। भाभी, उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं भैयू से मिलूं तो इन्हें एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद इनके कॉल पर एतबार ना कर सकी। और कम से कम इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती थी कि वो अपनी मौजूदगी में मुझे भैयू से मिलने, बात करने, गिफ्ट लेने देंगे। आई डोंट नो इनके और भैयू के बीच क्या नाचाकी हुई है माजी में, लेकिन भैयू को देख कर जो इनके तासुरात खतरनाक होते हैं वो साबित करता है कि कुछ बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन क्या? मैं जुल्लू रैन के पीछे खतोखाल और सब स्पॉट आंखें याद करके याकूत का रोशन चेहरा उलझनों के जालों से वाबस्ता तारीख होने लगा। ज़्यादा स्ट्रेस मत दो खुद को।
इसे वापस तनाव में आता देख अनाया ने इसका मुलायम गाल थपथपाया। खुशियाँ जब मिलें, जहाँ से मिले ना खामोशी से दामन फैलाकर समेट लेना चाहिए, बजाय आए बाएं शाएं करने के या वक्त बर्बाद करने के, कुफराने नेमत का मुर्तकिब होने के। सो नो मोर स्ट्रेस। अनाया के नरम अंदाज में सरजनिश करने पर गुलाबी लबों की मुस्कुराहट वापस खुल गई। मुरझाया लब मुरझाया चेहरा भी जैसे ताज़ा गुलाब की तरह दमक उठा। भाभी, हकीकतन आज मैंने जाना है खुशी होती क्या है, सच्ची खुशी होती क्या है। सच्ची खुशी वही है जो दिल महसूस करे पूरी शिद्दत से। इसने अनाया की गोद में धरा हाथ थामा। मम्मा पापा दोनों में से किसी का चेहरा या धुंधली याद मेरे हाफजे में महफूज नहीं, शायद इसीलिए इनसे बस मैं उनसियत महसूस करती हूँ। लेकिन मोहब्बत मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 इंसानों से की, मैं भैयू और। जज्बाती अंदाज में कहते कहते खुद ही दांतों तले गुलाबी लब दबाकर गुलनार चेहरे के हमरा चेहरा झुका गई। और अनाया जान कर लफ्ज दोहराया, वो शख्स किताबों जैसा है भाभी, जिसे पढ़ने की मेरी अव्वलीन ख्वाहिश है। लेकिन सितम यह है मुझे इस किताब का नाम लेने तक की इजाज़त नहीं। लेकिन फिर भी मैं लफ्ज़ लफ्ज़ इसे हिफ्ज़ करती आई हूँ बचपन से। वो अनाया का हाथ छोड़कर अपनी दोनों खुली शफाफ गुलाबी हथेलियों की लकीरों में उस शख्स से जुड़ने वाली लकीर को तलाश करती मुबहिम अंदाज में बोली जा रही थी। अनाया खामोशी से बस इसे सुनी जा रही थी। मोहब्बत वो वाहिद लफ्ज़ या जज्बा है जिसके मुतल्लिक हर इंसान का अपना एक अलग फ़लसफ़ा, एक जुदा नज़रिया, मुख्तलिफ तशरीह है। बेशक इस एहसास पर किसी का ज़ोर नहीं, ये एक बेख्तियार अमल है जो बेवजह बेसबब बिला जवाज़ किसी के लिए भी इंसान अचानक से महसूस करने लगता है। चौंका रियासत दिल अपनी सल्तनत का बादशाह खुद चुनता है। इसीलिए निगाहों को मुकाबिल में कुछ बहुत ख़ास तलाश करने की कतई ज़रूरत नहीं होती। अगर दिल ने इसे तख्ते दिल का ताजबार चुन लिया तो फिर हर जादू, हर दम तावीज़ इसके आगे बेअसर है। जिस तरह मोहब्बत का पौधा दिल की सरजमीन पर अपना आप पनपता है, हैरत अंगेज तौर पर इस जज्बे की आबियारी का अंदाज सबका जुदा दिल मोह लेने वाला अनोखा होता है। मसलन याकूत की मोहब्बत बेइंतहा मासूम थी। ना वो इस शख्स के उल्तफात को खैर मकदम करने की जुर्रत कर सकती थी, ना बेइतनाई की झीलने की इसमें सकत थी। जबकि ज़ुल्नुरैन की मोहब्बत सख्त पहाड़ जैसी थी, जो तपती धूप, मूसलाधार बारिश में साया तो देता है, लेकिन करीब आने पर दर्द भी करारा देता है। अनाया से बेतकाल बोलता देख अपनी सोचों का ताना बाना बुनने लगी थी। अनाया जब आरजू और अफनान को ट्रिप के मुतालिक हिदायत देकर जल्द सोने की तलकीन करने के बाद रूम में आई तो सोफे पर विराजमान ताबिश को बुरी तरह यारों के साथ मसरूफ पाया। न जाने कौन सा मसला कश्मीर जेर बहस था, जो खिलाफ मामूल ताबिश फुल ऑन मोड में था, जबकि यारू चोंच लटकाए सेंटर टेबल पर एनिस के मुतकाबिल था। ओ बगैरता, तुझे खौफ न है मेरे भाई की जंगजू ज़ुबान पर नजर डालते हुए? नहीं, मजाल है जो कहीं तो मेरी इज्जत बख्श दे। दूसरी जानिब खामोशी महसूस करके वो मजीद बिगड़ा। वैसे तुझे क्या लगा, वो बचपन की अम्मा अम्मा की करदान करती हुई अम्मा के पल्लू में छुपने वाली सहमी हुई भीगी बिल्ली, मौजूदा भूखी शेरनी, तेरी इस बनावटी मासूमियत से मुतासिर होकर तुझे जैसे ठरकी बाज को मुंह लगाएगी? किसी आले को आकिल और बालिग मगर नालायक औलाद को वालिदैन जिस तरह खड़ी खड़ी खोटी सुनाते हैं और वो सर झुकाए ढीठ हड्डी की तरह अपनी मट्टी पलीत मुलाहिजा करता है, ऐसा कोई मंजर सोफे के पास चक्कर काटते हुए इज्जत की दुहाई दे रहे बरहम ताबिश और सर झुकाए इज्जत अफजाई करवा रहे यारू साहब का मंजर पेश कर रहा था। तूने सोच भी कैसे लिया अपने इतने हैंडसम डैशिंग शोहर से सीधी जुबान में बात न करने वाली सरफिरी जासूस तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तुझ पर लट्टू हो जाएगी? इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के जवाब में मुकाबिल को चुप शाह के रोजे पर तमाम तरह की इद्दत के साथ कायम देख ताबिश का गुस्सा कुछ और बढ़ा। देख यारू, फाइनल बता रहा हूँ, कल तूने कोई बगैरती नहीं दिखानी है। नजरबाज तो खैर तू है, आजकल ठड़क भी खासा झाड़ने लगा है, लेकिन कल ये नहीं चलेगा। एक जगह रुककर उंगली शहादत बुलंद करते हुए ताबिश ने सख्त लहजे में सरजनिश की। अभी कल ही की बात थी जब ताबिश की नज़र स्कूटर पर बैठी बुरी तरह किसी फाइल में मगन अनाइना को वाहियाना नज़रों से ताड़ रहे यारू पर पड़ी थी। वो कल से इसकी क्लास लेने के फिराक में था और आखिरकार अब यारू हत्या चढ़ा था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर शर्मिंदा शर्मिंदा सर झुकाए हुए था। ताबिश, क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ गए हैं? बस कर दें अब। एक तो आप खामख्वाह यारू से खार खाने लगते हैं। अपने मिजाजी खुदा की शोला मिजाजी इग्नोर करके वो जो सोने से पहले के छोटे मोटे काम निपटा रही थी, इसे मुसलसल बेवजह यारों को झाड़ पिलाता देख बेडशीट ठीक करती मुदाखलत करती ही बनी। व्हाट? बेचारा? कौन बेचारा? ताबिश करंट लगे शख्स की तरह उछलकर अपनी जोजा की जानिब मुड़ा। अच्छा,
अब बस करें, ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मासूम की पहले ही बहुत टांग खींची आपने। अनाया इसके भिड़कने की परवाह किए बगैर यारों की भरपूर हिमायती हुई। मासूम? ताबिश की सदमे से आंखें उबल कर बाहर आईं। मतलब पहले बेचारे का वार, अब मासूम का खुदकुश धमाका। इस पर सितम यारों का उड़कर नहायत शराफत से अनाया की कलाई पर लैंड करते हुए इसकी नाजुक कलाई से अपनी चोंच रगड़ते हुए ममनूनियत का इजहार करना। अब ऐसे क्या घूर रहे हैं? अनाया से सदमा ज़रा छोड़कर कबर्ड में ताबिश की जानिब से की गई तकरीब कारियों को समेटने लगी। जब वह दंदनाता हुआ इसके सर पर पहुंचकर बिना कॉमा फुल स्टॉप शुरू हुआ था। बीवी, यकीन करें, जब कभी आप इसे मक्कार तोता चशम हुस्न परस्त को मासूम कहती हैं ना, मेरा बस नहीं चलता मैं कोई अच्छा सा मौका देकर इसे हमेशा के लिए म्यूट कर दूं। और लोगों के कबाब में एक आध हड्डी आती है और मेरे कबाब में पूरे का पूरा 250 ग्राम का मीसा तोता घुसा है, जो एक टाइम में कई बंदों की मासूमियत की दीवानी बीवियों पर छड़क ठड़क झाड़ते हुए दिल जलाता है। ताबिश तो जैसे फट ही पड़ा था। आप ही की आला तरबियत का नतीजा है। इस बेचारे नासमझ परिंदे पर क्यों खफा हो रहे हैं? अनाया मोहतरम की जलन से महसूस होती यारों की पर्स हिलाकर सारा इल्जाम इसी के सर मुड़ चुकी थी। क्या मतलब? मैं आप पर लाइन मार रहा हूँ? तरबियत के ताने से ताबिश ने कुछ अनोखा ही अखज़ किया था। अस्तगफिरुल्लाह ताबिश, कितनी बार कहा है सोचकर बोला करें। अनाया पल में कान की लौ तक सुर्ख हुई। इस शख्स के बिना सोचे बोलने की आदत इसे जहाँ खज्जल न करवाए। और मैंने भी कितनी मरतबा कहा है सोचने समझ में खासा वक्त ज़ाया होता है, जिसके मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ। मुकाबिल के जाज़बे नकूश में आन की आन में घुले गुलाल ताबिश का मूड पल में पुरशौक हुआ। दोनों को उलझा देख हस्बे साबिक तोता चशम जारू साहब मौके वारदात से फरार हो गए। अब मैं क्या कहूँ आपको? अनाया उसकी बदली टोन को पूरी तरह महसूस करती रुख मोड़कर ख्वाम को हैंगर इधर उधर करती कसियानी अंदाज में बोली। साईं, सरताज, मिजाजी खुदा, तपती सेरा में घना साया, कुछ भी कह लें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। वो मुकाबिल के गुरेज पर मजीद फैलकर खड़ा हुआ। लहजे की शौक खनक साफ हंस उठाती हुई महसूस हो रही थी। और मैं पागल हो जाऊंगी। वो तब गई। ये शख्स मुसलसल इस पर हावी हो रहा था, ताकत से नहीं बल्कि अपनी खसूसी तवज्जो से। ये तो मेरे हक में ऐन बेहतरी है। वैसे समझदार लोग मुझे ज़्यादा सूट भी नहीं करते। दो पागल मिल गए तो बात कुछ आगे भी बढ़ेगी। इसे लफ्ज़ों से खेलना खूब आता था। ताबिश, आप क्या चाहते हैं? मुकाबिल को टस से मस न होता देख मजबूरन उसने हथियार डालने का सोचा। ये तो अभी मैं खुद भी नहीं जानता, बस आपकी सुर्ख नाक मुझे अच्छी लगती है। इसमें दमकते लौंग का हीरा, पलकों की गैर इरादी जंबिश, निगाहों का हिजाब, लफ्ज़ों की गर्दिश और दानिस्ता गुरेज, जबी पर फिजा की खनकती मुखालफत करती शबनमी बूंदें। पल में शौकियों पर आमादा ताबिश की टोन बदली। लहजा लम्हे में जज्बात की हिद्दत से गंभीर और तपिश होकर जैसे माहौल में तलसा फूक गया था। आंखों की शरारती चमक की जगह एक अलोही अनछुई सी चमक ने ली और हौले से इसकी लौंग को कभी लाभी उंगलियों ने हवा के झोंके की तरह छुआ तो घनीरी पलकें भी साख्ता ही मुकाबिल की नजरों लहजे की तपिश की ताप न लाते हुए आर्जों पर सजदा रेज हुई, गोया जंग से पहले ही खुद सुपुर्दी का ऐलान कर दिया हो। एक ऐसा शहर बसाने की आरज़ू है मुझे, जहाँ पे लोगों का मुसलिक फ़कत मोहब्बत हो, किसी को बुग़्ज़ व अदावत नज़र नहीं आए, अगर न दिल में हो चश्मक फ़कत मोहब्बत हो। बच्चों को सुबह कॉलेज ड्रॉप करने की ज़िम्मेदारी मेरी है। वो अपनी बदलती कैफियत पर काबू पाकर साइड से निकली। मैं साथ चलूँगा। लम्हे भर के लिए इसके नरम कलाई थाम कर दबाव डालता हुआ इससे पहले ही बेड की तरफ बढ़ गया था। अनाया चेहरे की खदोखाल में इसकी नज़रों की तपिश, सांसों में इसकी खुशबू, समातों में इसके दिल की दुनिया को तह वाला करते लफ्ज़ों की गूंज और कलाई पर एक अनछुआ लम्स महसूस करके कई साथ इस जगह से टस से मस न हो सकी थी। मर्द वही जो दिल पर ऐसी हुकूमत कायम करे कि हर जानिब इसी का बोला बाला हो। अनकरीब जीत लूँगा आपको, क्योंकि हारना इस बावरा बादल की सरिश्त में नहीं। वॉशरूम के बंद दरवाजे पर नजरें गाड़े वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। और पता है भाभी, उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। मेरी गलती होने के बावजूद भी मुझ पर गुस्सा नहीं हुए। नरम मुलायम कुचो खचता से मिली जुली सुरीली सरगोशी। इसके माहिर हाथों की हरकत में दुगना इजाफा हुआ। इसे लब भींचकर आंखों को जोर से मींचा। ऑक्टोपस की तरह अपने मासूम मगर जज्बे से चूर लफ्जों से जकड़ रही सायरा की आवाज़ की बाजीगरी से जान छुड़ाने के लिए इसने आंखें मींची, लेकिन जहन के पर्दे पर तो जैसे पूरा मंजर ही बमा सुंदर मन मोहना मुखड़ा उतर आया था। जानती हैं भाभी, वो 3 दिन मेरे लिए मानो में एक हसीन मगर नाकाबिले यकीन ख्वाब जैसे थे, बल्कि ख्वाब से भी ज़्यादा हसीन, नाकाबिले एतबार।
स्टैंड से ट्रे कप में निकालती हुई वो मुस्काई। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों के साथ मैं खुश हूँ। भले वो मुझे मेरे भैयों की वजह से किसी भी वजह से जगह ना दें अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये दिल चाहता है वो किसी के नाम की नफ़रत भी डालें मेरे कासे दिल में। इसकी आवाज़ में उदासियाँ घुली। जुल्लू रैन के दिल ने इधर उधर कई बीट मिस किए। भाभी, इस हकीकत से कायफ दिल की अजीब सी ज़िद है। इसमें बरसों से परवान चढ़ रहा जज्बा वहदानियत का कायल है। शराकत बुरी तरह मजरूह करती है। भाभी, आई नो, मैं डिमांड करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि जो भी है सब खालिस्तान मेरी तरफ से है। वो तो मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। वो फीका सा मुस्कुराई। लेकिन फिर भी मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है कि हमारे दरमियान तीसरा वजूद ना हो। मैं नहीं चाहती वो किसी की वजह से मुझे अपनाएं या धुतकारें। मैं बस इतना चाहती हूँ, वो जो भी जज्बा रखें, नफ़रत या मोहब्बत, मेरे लिए इसके पीछे की वजह खालिस्तान मेरी ज़ात हो। मोहब्बत? खैर, ये तो मुमकिन नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती सर झटक गई। वहाँ उस अनजान शहर में हमेशा मुझसे अजनबियत और बेगानगी का इज़हार करने वाले अपनी ज़ात से बेनियाज़ शख्स ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। जिस बात पर इन्हें मुझ पर खूब गुस्सा करना चाहिए था, बल्कि थप्पड़ जड़ना चाहिए था, इस बात पर ही भी इन्होंने मुझे उफ़ नहीं कहा। अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ जाकर मेरे साथ घंटों सबके लिए शॉपिंग करते रहे। दो लफ्ज़ न फूटने वाले इंसान ने मुझे छोटी छोटी चीज़ों की तफसीलात से बड़े तहम्मुल मिजाजी से आगाह किया। मैं खौफज़दा हुई तो मुझे पुरसकून किया। मैं बेचैन हुई तो मुझे बहलाया। मैं गुम हो गई तो मुझे वक्त की रफ्तार से कदम मिलाकर तलाश किया। मैं ये सब सोचूं तो दिल खुशी से फूले नहीं समाता। फिर दिल के किसी शफ़ाफ़ कोने से बड़ी बेरहम आवाज़ आती है कि ये सब उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की नज़रों में मोतबर बनने के लिए किया। इसके लहजे में अपने लिए तमस्कर और एहतजाज था। भाभी, मैंने इनसे जानकर मोहब्बत नहीं की। अगर ये मर्द अपने पसंद और रज़ा से लायक होता तो मैं किसी पत्थर से इश्क कर लेती, लेकिन जुल्लू रैन राहत से नहीं। लेकिन इश्क पर ज़ोर थोड़ी है। इसकी आवाज़ गोया कुर्ब और बेबसी की खाई से गूंजी थी। मुझे उनसे मोहब्बत उन तस्वीरों ने कराई जो स्टोर रूम में रद्दी में पड़ी हैं। आस एंड जोनी मेमोरीज़ के टाइटल से बने एल्बम में कैद हैं। भाप उड़ाता चाय का कप लेकर वो टेबल पर चली आई और किचन की दहलीज से 2 कदम दूर जुल्लू रैन इस खुले एतराफ़ पर गोया अपनी जगह जमकर रह गया था। इस एल्बम में मौजूद हर तस्वीर में कैद मंजर गवाह है इन दोनों की लाजवाब दोस्ती की, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत और लगाव की। मैंने जब से होश संभाला मुझे राहत हाउस के मकीनों से बेइंतहा और मोहब्बत और अपनायत मिली, लेकिन एक खला फिर भी मेरे अंदर मौजूद थी। इसी खला को पुल करने के लिए न जाने मैं कैसे स्टोर की तरफ निकल पड़ी, और वहाँ मुझे बुरी तरह धूल में अटा वो एल्बम मिल गया, और वो मेरी मर्ज़ की तरफ पहली पेशरफ थी। भइयों मेरे पास थे नहीं। बचपन की यादों के नाम पर बस इस एल्बम की तस्वीरों में कैद हसीन यादें मेरे हाथ इत्तफाक या मेरी खुशबख्ती से आई थी। मामा और भइयों के मुतल्लिक राहत हाउस में कोई बात नहीं होती थी। अपनी ज़ात के खला के हमरा में तन्हाई के उदास लम्हों में इन तस्वीरों में अपना बचपन तलाश करते करते न जाने कब मैं खुद एक नई अनजानी दुनिया में कब गुमशुदा हो गई, खबर ही नहीं हुई। कब वो अपनी ज़ात से भी गाफिल, अपनी हिस्से की खुशियों से भी दस्तबरदार शख्स मुझसे ज़्यादा शामिल हो गया, महसूस ही नहीं कर पाई। और शायद मैं शऊर के सीने पर कदम रखने के बाद इस मर्ज़ लाइलाज से छुटकारा पा भी लेती, अगर ये मालूम ना हो जाता कि वह हवाओं से भी खफा, वक्त से भी नाराज़ और अपने ही ख्वाबों ख्यालों खुशियों का दुश्मन शख्स तब से मेरा है जब से मैं खुद से वाकिफ़ नहीं थी। इस इंकिशाफ के बाद मैं चाहकर भी शजरे ममनू की जड़ों को अपने दिल की सरजमीन पर फैलने से नहीं रोक पाई। मैं बेबस हूँ भाभी। इनकी नफ़रत से सरता-पा झुलस जाती हूँ, इनके गुस्से से सहम जाती हूँ, इनकी बेरुखी से तड़प जाती हूँ, इनकी ज़रा सी नरमी से खुशगुमान हो जाती हूँ, इनके रवैये की लचक से बहल जाती हूँ, इनकी ज़रा सी रियायत से इनके सारे सितम भूलकर खुद से किए सारे अहदो पैमा तोड़कर नए सिरे से इनकी असीर हो जाती हूँ। मैं बहुत बेबस हूँ भाभी, मैं कुछ नहीं कर सकती। बेबसी सिर्फ इसकी खूबसूरत कदो-खाल से ही नहीं, लहजे और लफ्ज़ों से भी अयां थी। ज़ुल्लू रैन मज़ीद एक लफ्ज़ न सुनने की ख्वाहिश के बावजूद मुड़ने की 1000 कोशिश करके हारा था। दिल दिमाग में जैसे जंग सी छिड़ गई थी। दिल इस मॉम की गुड़िया के एतराफ़ पर शादमानी से झूम रहा था, और दिमाग मुसलसल सरज़निश कर रहा था। और अब तक इसके अंदर एक बेनाम जंग जारी थी। वो फ़िज़ा में बढ़ती खुनकी के बावजूद मगरिब से एक मामूली से ट्राउज़र हाफ स्लीव शर्ट में अपनी आर्ट गैलरी में बंद खुद से जंग लड़ रहा था, और वो इशा के बाद आरज़ू अफ़नान के हमरा एनेक्सी में आकर इसके रूम में आबाद भी हो चुकी थी। शॉपिंग से वापसी पर याकूत उछलती कूदती हुई राहत हाउस में दाखिल हुई थी, जबकि वो इनेक्सी चला आया था। आधे घंटे बाद जब वो ज़ुलेखा बेगम की तबीयत पूछने राहत हाउस आया तो याकूत की आवाज़ पर कदम बेसाख्ता ही किचन की दहलीज से 2 कदम पहले ही ज़मीन से जकड़ गए, और इसकी बात सुनकर एक अजब ही बेकली और बेचैनी ने गर्द हसार तंग किया हुआ था।
वो थक के पेंटिंग ब्रश वहीं रखकर कपड़े से हाथ साफ करता हुआ पोनी खोलकर कमरे में चला आया, जहाँ वो बेड के एक कोने में सिमट कर सीने तक ब्लैंकेट में दुबकी चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए पुरसकून सो रही थी, जो बिलाशुबह टाइगर की लोरियों से निजात की वजह से था, जो जुल्लू राय ने परसों ही गार्ड से कहकर टाइगर को मेन गेट की तरफ तैनात करवा दिया था, ताकि इसे सारी रात सहमी हिरनी की ड्यूटी ना देनी पड़े। ये दश्ते तरके मोहब्बत, ये तेरे कुर्ब की प्यास, जो अज़न हो तो तेरी याद से गुजर जाऊं, मैं जिंदा थी कि तेरी याद से गुजर जाऊं, जो तू मिला है तो अब सोचता हूँ मर जाऊं। बेवकूफ़ लड़की, पत्थर से ठोकर खाकर लोग या तो रास्ता बदल लेते हैं या खुद से दूर फेंक देते हैं। तुम अहमक ने इसे ही। वो कुछ कहते कहते रुककर इसका मासूम चेहरा तकने लगा। दराज कमदार घनी पलकें, स्याह बड़ी बड़ी अपने अंदर बेइंतहा कशिश लिए सुनहरी आंखों पर साया फगन थी, सतवा नाक और कटावदार पतले लब, इस पर बेतहाशा चांद सी उजली रंगत जो ठंड की वजह से गुलाबी हो रही थी। वो हुसन की जीती जागती मूरत थी जिसकी हर अदा क़यामत थी। यूं भी सोती हुई औरत तो होते ही क़यामत है। इस पर गज़ब, ये तो नौखेज़ शबनम से धुल कर सूरज की पहली किरण से दमक उठी खिली कली थी। इस कदर मोहब्बत कर देने वाले मुकम्मल मंजर को निगाहों के सामने अपनी दस्तरस में देख लम्हे में इसके पत्थर दिल ने हज़ारों ख्वाहिशें कर डाली, जिनमें से वो एक पर भी अमल करता तो ऐन दिल की मुराद बर आती। लेकिन वो यकटक किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही निगाहों से इसकी कमदार पलकों की झालर को तक रहा था, जैसे निगाहों से ही इन्हें हटाकर वो इनकी पहरेदारी में अंदर कैद सुनहरी आंखों में समाकर वो रास पाना चाहता हो। जब ये अहमक लड़की ने उस पत्थर जैसे इंसान को अपने दिल की मंदिर में मूरत की तरह बिठाया, इसकी मोहब्बत में कमली झली इसकी जोगन बन बैठी। कितनी शिद्दत थी इसके लफ्ज़ों में, इसके लहजे की हसरत और शादमानी को सोच कर ही जुल्लू रैन बहरे हैरत में अब तक गौताजन था। भला कोई किसी से इतनी मोहब्बत, शदीद नफरत और आहानत के जवाब में कैसे कर सकता है। वो मानता था बचपन में इसे बेहद लगाव था, शायद अभी भी बेज़र सी लड़की से अजीज़ है, लेकिन मोहब्बत के मामले में वो अच्छी तरह शोर था। इसके दिल में वो अनोखा अछूता जज्बा कहीं नहीं था। फिर इस लड़की ने इस कारदार आबला पाई के सफ़र का चुनाव क्यों किया? क्यों अहमक लड़की? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम किसी तरह मुझसे जान छुड़ा लेती, लेकिन तुम अपनी मर्जी से कैद हो रही हो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इसने मुस्तरिब अंदाज में खुद कलामी की। मेरी तस्वीर बनाते हो मगर ध्यान रहे, आंख हैरान बने, जुल्फ परेशान बने। तुमने अपने साथ ठीक नहीं किया लड़की। बचपन बचपन था जो गुजर गया, और तुमने इन यादों से इतना बड़ा महल तामीर कर लिया कि। वो नफी में सर हिलाते इसके सराहने दोनों बेटा जुल्लू रैन उठकर इसी अजीबोगरीब कैफियत में घूमकर बेड पर अपनी साइड पर आया। कमरे में सोफे जैसा कोई गैर ज़रूरी सामान नहीं था, और रात के साथ बदतरीज घुट रहा दर्जा हरारत फर्श पर कदम रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहा था। तभी वो मोहतात अंदाज में अपने कोने पर नीम दराज हुआ, साइड टेबल से सिगरेट निकालकर अनाबी लबों में दबाते हुए उसे लाइटर का शोला दिखाया, और बेध्यानी में पैर के पास लिपटे ब्लैंकेट को कुछ इतनी कुव्वत से लगाकर अपनी जानिब खींचा कि दूसरे किनारे पर इसी ब्लैंकेट के दूसरे सिरे में खुद को अच्छी तरह लपेटकर सोया कोमल खुशबू में लिपटा वजूद बेधड़क इसके सीने से आकर लगा था। उफ, ये क्या नई मुसीबत है? अपने सर सीने पर सरसराता गर्म लम्स महसूस कर जुल्लू रैन बुरी तरह बौखलाया था। पहली फुर्सत में सिगरेट को एस्ट्रे में मसल कर इस जानिब मुतवज्जे हुआ, लेकिन यहाँ तो इस कदर शदीद तसादुम के बाद बजाय छोटी मोटी टूट फूट की शिकायत करने के, मोहतरमा शायद सर्दी से बचाव के लिए इसी के सीने में पनाह चाह रही थी। तभी इसी के सीने में चेहरा छुपाकर इसका मजबूत बाजू नींद में भी बुरी तरह जकड़ चुकी थी, शायद ब्लैंकेट या फिर अपना नरम गरम टेडी बियर समझकर। बस इसी की कमी रह गई थी। यूँ भी मुझ पर नींद की देवी शाज़ो नादिर ही मेहरबान होती है, और आज जुल्लू रैन इस ख्वाबीदा दोशीज़ा की बेख्याली की अनायतों से बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परवाह किसे थी? वो तो बेहतरीन पनाहगाह तलाश कर खुद को पुरसकून नींद की वादियों में आज़ाद छोड़ चुकी थी। ये भी एक मुताज्जिब पहलू था। जो लड़की बकाये में होशो हवास में इसकी निगाह उठाने से लरज़ जाती थी, वो इस वक्त इसी के आगोश में इसे ही बेचैन से ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। अब क्या मेरी रात ऐसे ही कटेगी? 2-3 बार इसे परे करने की मोहताज कोशिश के बावजूद इसने कोख से खुद कलामी की। दिल कर रहा था झिझोड़ कर उठा दे, जिस तरह इसने इसे अपने लफ्ज़ों से अंदर तक झिझोड़ कर रख दिया था, लेकिन इसने कदो खाल में छाया सकून से ऐसा करने से बाज रखे हुए था। रात तो काटनी ही थी, इसलिए वो एक बेबस नज़र सुनहरी लटों से आधा चेहरा छुपाए अपने सीने को नायाब तकिया समझकर आराम फरमा रही सहमी हिरनी पर बेबस नज़र डालकर दोनों ब्लैंकेट ठीक करता बेड काउंट से टेक लगा गया।
इस अस्तराबी कैफियत से रिहाई के लिए सुलगाया सिगरेट तो बुझ गया था, लेकिन अब वो इसकी मध्यम गर्म सांसों से झुलस रहा था। खुशी का कोई ख़ास पैमाना होता तो आज आरज़ू वसी राहत की खुशी की पैमाइश करना इसके लिए भी नामुमकिनात में शुमार होता। बस एक दिन पहले तक इसकी खुशी का इसका दामन में सिमट आना नामुमकिनात में शुमार था, लेकिन अपनी तेज़ शातिर दिमाग की चालाकियों से इसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वो बेइंतहा खुश थी। इसी खुशी ने इसे सारी रात जगाए रखा था और अब सुबह के 6 बजे सूरज महाराज की उफ़क़ की लाली के साथ कॉलेज के मेन गेट के बाहर बेबी पिंक कलर लॉन्ग कोट में, गले में मफलर, हाथों में दस्ताने पहने, कंधे पर टेडी बियर वाला बैग लटकाए खड़ी वो खुद को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा गाड़ के आने वाली जानबाजों से कम नहीं समझ रही थी। आखिर भाभी के भाई को मजबूरन इसकी मर्जी के खिलाफ टूर पर लाना और मम्मा की शर्तिया डेडलाइन पर पूरा उतरना कोई मामूली फतह थोड़ी थी। वो सरशारी से इतराई। कुछ दूर पर लड़कों की मुख्तसर लाइन से अंदर बस में एंटर कर रहा अफनान एक पुरस्कार मुस्कुराहट खुद को क्वीन विक्टोरिया समझ रही जीजू की बहन पर डालकर अंदर दाखिल हो गया। ठीक 2 स्टूडेंट के बाद आरज़ू का नंबर आया। मैडम के इशारे से पहले ही वो उछलकर बस पर सवार हुई तो मैडम और सर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। हाय, फाइनली तुम ट्रिप पर चल रही हो, वरना हम सब तो बिल्कुल उदास हो जाते वहाँ तुम्हारे बगैर। आखिर तुम हमारे ग्रुप बल्कि क्लास की रूह रवा हो। आगे से तीसरी सीट पर बैठी आरज़ू की फ्रेंड कम चमची मसनूई खुशी और उदासी के मिले जुले अंदाज में गोया हुई तो बाकी ग्रुप मेंबर्स ने पुरजोर तायद की। जैसे आरज़ू ना आती तो वो भी बस से उतर जाते। रहने दो, 15 दिन से दिल जला रही हो तुम सब ग्रुप में ट्रिप की बातें कर करके और अब उदास हो जाती। आरज़ू कहाँ उदार रखने वाली थी। फ़ौरन तीखे चतूनों से जवाब ही देती सबको इकट्ठे घूरे डालते पानी पानी कर गई। यार, हम तो तुम्हें बस उकसा रहे थे। निदा ने की सियानी मुस्कुराहट के हमरा बात बनाई। रहने दो बीबी, जाकर किसी और को ये परियादस्ती दोस्ती खर्च करो। अब साइड हटो, दिल तो नहीं कर रहा तुम लांतियों के पास बैठने का, लेकिन मजबूरी ही कुछ ऐसी है। वो लठमार अंदाज में इन्हें झाड़ती हुई अभी बैग समेत निदा के पहलू में टिकने लगी थी कि अफनान की आवाज़ पर हलक तक कड़वा हुआ। एग्जिट पर तो मैम एंड सर हैं, तुम विंडो से कूद कर जा सकते हो घर, पढ़ाकू बच्चे। वो बैग वापस कंधे पर लटकाती आंखें नचा कर बोली। इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम यहाँ आओ, समथिंग अर्जेंट। अफनान इसकी बचकानी हरकत के जवाब में संजीदगी से बोला। है तो है अर्जेंट, मैं नहीं आती। आरज़ू ढीठ हुई। वो इस एफल टावर की बात सुनकर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। खुदा ना खासा वो मम्मा को मनाकर यहाँ तक आने के बाद ट्रिप कैंसिल करवा चुका होता तो। नहीं, मैं कतई घर वापस नहीं जाऊँगी। आरज़ू बुरी तरह दिल की क्या सराई पर हवास बाख्ता होकर अफनान की जानिब से रुख मोड़ गई। आरज़ू, मैंने कहा खामोशी से यहाँ आओ। इसे बजाय करीब आने के रिटाई बस से चेहरा मोड़ लेने पर अफनान का लहजा हुक्मिया हुआ। नहीं आऊँगी, नौकर नहीं लगी, अपनी अर्जेंट बात अपनी पॉकेट में रखो। बड़े आए हुक्म देने वाले शहंशाह जलालुद्दीन अकबर। वो हट धर्मी से नफ़ी में सर हिलाकर निदा की पहलू में बची एक खाली सीट पर टिकने लगी थी कि निदा फिलफौर खिसक कर खाली सीट पर चली आई। आरज़ू, जाओ यार, इसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना होगा। वैसे भी वो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ही करता है। पतीसी की नुमाइश करती हुई निदा ने तहवा दिया। तजाद बाकी लड़कियों की ज़ोरों शोर से की गई हूटिंग। मुंह बंद करो सब। आरज़ू का दिमाग बुरी तरह घूमा। तो जाओ ना यार, हमारे गुड मॉर्निंग का तो जवाब ना देने वाला तुम्हें खुद लिफ्ट करा रहा है। तुम ठहरी ना शुक्री। फ़रा ने हस्बे आदत ठंडी आँख खारिज की। जैसे अफनान इब्राहिम भाभी का विकीपीडिया का दुश्मन भाई नहीं, किसी सल्तनत का शहजादा हो जिसके बुलावे पर लबैक ना कहकर आरज़ू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। वो एक तनफुर भरी तेज़ नज़र चारों दांत दिखा रही चुड़ैलों पर डालकर धप धप करती हुई 4-5 सीट छोड़कर दाएं जाने लास्ट से थर्ड सीट पर तन्हाई राजा महाराजा के की तरह फैलकर विराजमान अफनान इब्राहिम तक बनफ़से नफीस पहुंची। गुस्से से नाक के नथने बुरी तरह सुर्ख हो रहे थे। तुम क्या चाहते हो आखिर? वो ज़ोर से सीट पर हाथ मारती दबी आवाज़ में चीखी। वेरी सिंपल, इस पूरे ट्रिप पर आप सारा वक्त मेरे साथ साय की तरह रहेंगी, जस्ट लाइक माई शेडो। अफनान ने बिला ताख़ीर ठहरे अंदाज में अपना मौक़िफ़ सामने रखकर कंधे अचकाए। व्हाट? आरज़ू की आंखें उबल कर बाहर आईं। दिमाग जैसे झुंझुना उठा था मुकाबिल की डिमांड पर। जनरली साया रोशनी का मोहताज होता है, लेकिन आपने मेरा ऐसा साया बनना है जो रोशनी का मोहताज ना हो। ज़्यादा देर तक नहीं, बस वापस घर पहुंचने तक आपको ये ड्यूटी निभानी होगी। वो क्या है कि मजबूरी के अलावा मैं भी आपको नहीं झेल सकता। अफनान इसकी फटी आंखों का नोटिस लिए बगैर मज़ीद तफसीलन गोया हुआ। दिमाग ख़राब है तुम्हारा या मैं तुम्हें पागल नज़र आती हूँ? आरज़ू बुरी तरह गरजी। इर्द गिर्द अपनी सीट संभाल रहे स्टूडेंट लम्हे भर के लिए इनकी जानिब मुतवज्जे हुए। सबको अपनी बातें हल्ला गुल्ला छोड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा देख पल भर के लिए आरज़ू खज्जल सी हुई, लेकिन दूसरी ही पल खुद ही सब अपने अपने कामों में जुट गए, क्योंकि इन दोनों का रोज़ का मामूल था। कभी आरज़ू अफनान पर बिगड़ती तो कभी अफनान आरज़ू पर खफा होता।
दिमाग तो दुरुस्त ही है मेरा, अलबत्ता तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। अफनान इसे मुसलसल घूरता देख दबी आवाज़ में तंजिया गोया हुआ। इलाज से पहले मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं, तुम्हारी इन ख्याली पिलाओं से भी ज़्यादा बदमज़ा डिमांड्स पर। सीट पर मुट्ठी बनाकर मारते इससे दांत कचकचाए। योर हाइनेस, आपा की नंद, बजाय खून जलाने या एनर्जी वेस्ट करने के अपनी सीट संभालो और बाकी सबको रास्ता दो। कम ऑन फास्ट, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुझे तुम्हें उठाकर बिठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना मैं लाजमी ये काम करता। वो अपने सर पर खड़ी लाल पीली हो रही आरजू की खतरनाक अजाइम का असर लिए बगैर दिल जलाती मुस्कुराहट के हमरा तमानियत से बोला, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुमसे खुद को उठवाने का, भाई के इरिटेटिंग साले। यू नो व्हाट, तुम तुम हो, बस तुम ही हो। इसके इत्मीनान पर मुठ्ठियाँ भेजने के बाद पैर पटक रही है आरजू को कोई मौजू मुनासिब लकब ना मिला जो इस मकार भाभी के भाई को दे मारे। मैं ही हूँ जीजू की बहन, नो डाउट। इसने ज़रा सा पैर आगे देकर पीछे सीट से पछताई। लेकिन तुम इस वक्त बहुत फनी लग रही हो। रिच करती नज़रों की गिरफ्त में लिए इसने हल्का सा कहका लगाया। तुम चाहते क्या हो? आरजू इसके मकारी पर अंदर से तिल मिलाकर जबरन मुस्कुराहट के हमरा मुद्दा जानने की ख्वाह थी ताकि जल्द जांच खुलासी हो सके। कहा तो है कि सारा वक्त तुम मेरे साथ रहोगी। आफ्टर ऑल स्टूपिड सी ट्रिप पर मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मुझे कंपनी दो ताकि मैं तुम्हारी ऊट पटांग हरकतों से इरिटेट होने के साथ ही साथ इंटरटेन भी होता रहूँ। वो साइड सीट से अपनी बैग उठाकर इसमें मुकम्मल अपना सर घुसाए न जाने के खजाने का नक्शा तलाश करता इसी इत्मीनान का मुजाहरा कर रहा था। इम्पॉसिबल, वो पैर पटक गई। इट्स पॉसिबल, वो एक तारीखी नावल के साथ एयरबड्स निकाल कर साइड सीट पर रखता मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे ख्वाबों में नहीं, हकीकत में। वरना ये ट्रिप तुम्हारे लिए ख्वाब बन सकता है, क्योंकि मैं भी आंटी को कॉल करके इस ट्रिप को कैंसिल करवा सकता हूँ। एंड आई रियली मीन इट। सबक रवि से अवराक को लड़ते हुए इसका अंदाज पुरसकून था, लेकिन अपनी धमकी से वो आरजू का करार लूट गया था। इस कदर संगीन धमकी पर आरजू का बस नहीं चला, वही मोटी बुक उठाकर इस लंबे खंबे भाभी के भाई के सर पर दे मारे। अब इसी तरह मेरे सर पर खड़ी रही तो हिस्ट्री क्या, प्रेजेंट भी मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। कम ऑन सेट। मतलूबा पेज निकालकर इसमें शहादत की उंगली अटकाता वो बेजारियत से बोला, हट के मरो उधर। अपनी सीट संभाल रही मैम की खसूसी तौर पर आंखें दिखाने पर आरजू का बस नहीं चल रहा था अपने बाल नोच ले या इस भाभी के भाई को गंजा कर दे। यहाँ नहीं, तुम विंडो सीट बैठोगी। एक और हुक्म आरजू जलकर खाकस्तर हुई। क्यों? दुगने खलिफशारे खून के हमरा वो चीखी। क्योंकि मैं बुक रीड करने वाला हूँ, इस साइड बैठा तो पेज ही उड़ेंगे, सो तुम अंदर, मैं इधर। वो उसकी तिलमिलाहट से महसूस होता बज़ाहिर लॉजिकल अंदाज में गोया हुआ। आरजू, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सिट डाउन बेटा। सर की तंबीही आवाज़ और लास्ट सीट से बुलंद हुई शारिफ और इसके दोस्तों के बेहंगम कहके पर वो खून का खून पड़ती हुई अंदर जाकर धप से सीट पर गिरी। सारी खुशी, सारा एक्साइटमेंट झाग की तरह बैठ गया था। कितने हसीन प्लान्स थे इसके, बल्कि इसने तो पूरा स्केड्यूल तरतीब दे दिया था। फ्रेंड के साथ बस में सेल्फीज क्लिक करके, वीडियो क्लिप शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने का गर्ल्स वो एक एक सेकेंड को फ़ोन की गैलरी में कैद करना चाहती थी। तभी तो मेहनत से सारी रात जाकर इसने डाटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया था। लेकिन इस चालाक गीदड़ आईफल टावर की कमीनी चाल का कहाँ इल्म था। ऐसी जगह लाकर मारा था जालिम ने कि वो कराह तक ना सकी। वो इसके दबाव में ना भी आती, लेकिन मम्मा का क्या जो इस आईफल टावर की मुरीद थी। अब इस किताबी कीड़े विकिपीडिया के दुश्मन के साथ क्या खाक वो ट्रिप एंजॉय कर पाएगी। जब 3 घंटे का रास्ता ही आखिर बोरियत से भरा होगा तो लोकेशन पर पहुंचकर एंजॉय करने का सिर्फ सोचा ही जा सकता है। आरजू एक नज़र बुक में घुस चुके अफनान पर डालती कुड़ती खिड़की से सर टिका गई। वो अपने ऊल जलूल हुलिये समेत एक हाथ कमर पर जबकि दूसरे हाथ की शहादत की उंगली नीम व लबों पर सबत किए कशादा जबी पर ढेरों शकन और जासूसी गहराओं में उतर जाने वाली गहरी आंखों में बेजारियत लिए अपने बेड पर फैले अल्लम गल्लम को देख रही थी। जो चंद मिनट पहले 4 फीमेल स्टाफ की फ़ौज बड़े अदब और एहतराम के साथ नहायत सलीके से इसके बेड पर सजा कर गई थी। साथ बड़े लजाजत भरे अंदाज में अर्ज़ भी की गई थी कि हमारे मोहतरमुल मकाम सर ने भिजवाया है। ये वड़ाइच आखिर खुद को समझता क्या है, और ये सब कूड़ा मेरे रूम में भिजवाकर आखिर साबित क्या करना चाह रहा है। वो तनफुर से पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक की ज़िबाइशों और आइश की ब्रांडेड चीज़ों पर नज़र डालकर बावाज़े बुलंद कोफ से बड़बड़ाई। वड़ाइच तो खुद को बिलाशुबा वड़ाइच ही समझता है, और आपको भी ये अहम किरदार समझाने के लिए बनफ्से नफीस यहाँ वारदात हुआ है। मुतबस्सम आवाज़ पर अनाइना ने नफ़ी में सर हिलाया। बाकी रही क्या चाहता है हूँ तो। वो मजबूतों मुस्तहकम कदमों से कालीन को रोनता हुआ ऐनी से पश पर खड़ा हुआ।
मैं जो चाहता हूँ वो मैं अपने बल पर हासिल कर लेता हूँ। आज़ाद वड़ाइद की चाह किसी दूसरे वजूद से वाबस्ता नहीं होती, क्योंकि किसी पर मुनहसर होना मुझे सख्त नापसंद है। ये सब तो हालात का तकाजा, वक्त की डिमांड, समझ लो, दैट्स इट। वो ठहरे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके इसकी पच से निकलकर अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ इसके ऐन मुकाबिल खड़ा हो गया। ओह, तो ये मुगल आजम का मीना बाजार तुमने शौकिया मजबूरन सजाया है। मोहतरम के शाहाना तर्ज तकल्लुम पर अनायना का मीटर घूमा। ऑफ कोर्स। मुकाबिल ने शान बेनियाजी से कंधे अचकाए। तो फिर ले जाकर हालात का तकाजा, वक्त की माँ किसी और की झोली में डालो, मैं ये फजूलियात नहीं पहनती। वो सुलग उठी। ये ज्यूडली है, चौंका, हम एक न्यूली हैप्पीली मैरिड कपल बनकर जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। वो इस आतिफ शाह की आतिशी मोड़ की चंदा परवाह किए बगैर हाथ में थामा लंबा सा ब्लू मखमली केस इसकी तहतीली पर रख गया। देखो वड़ाइच, ये सब तय नहीं हुआ था। अनायना इसके धौंसमेरे अंदाज से चिल्लाकर दांत पर दांत चढ़ा गई। तय तो कुछ भी नहीं हुआ था सिवाय हक महर के, वो बर्जिस्ता बोला। अनायना पल भर को लाजवाब हुई। फिर सिर्फ ड्रेस तक ठीक है, बाकी अल्लम कल्लम पहनकर खुद को चलता फिरता कार्टून मैं नहीं बना सकती। वो ज्यूली बॉक्स किसी अछूत चीज़ की तरह बेड पर उछाल कर हाथ झाड़ गई। तुम वाकई लड़की हो? ये तासुब का इजहार था या हैरत में डूबा सवाल? लहजे और तासुरात से कुछ वाजे ना हो सका। कोई शक? अनायना की भवें तनी। इससे बढ़कर शक की तस्दीक करने के लिए और क्या चाहिए? आम पर तो लड़कियां मेकअप और ज्वेलरी की दीवानी होती हैं, और एक तुम हो जो ये सब देखकर ऐसे फेस डिज़ाइन बना रही हो जैसे खुदा ना खासा तुम्हें फीमेल मंकी को ब्राइडल मेकअप का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो। आज़ाद आखिर तक मुस्कुराहट दबा गया, लेकिन सुनहरी आंखों की चमक अनायना का पायरा हाई करने के लिए काफ़ी थी। वड़ाइच, लिख लो, इनमें से किसी चीज़ को भी अपने तन पर सजाना तो दूर हाथ तक नहीं लगाऊंगी। वो एक मुतनफर नज़र बेड पर सजे चीज़ों पर डालकर धप धप करती वार्डरोब की तरफ बढ़ी। और ड्रेस पहनने के लिए जो हामी भरी थी, इसे भी कैंसिल समझो। अब मेरी बला से तुम इन चीज़ों को ही बदल लो या नाम नेहात बीवी ही बदल कर अपनी आने जान से मिलवाने ले जाओ। वैसे भी कौन सा इन्होंने मुझे देखा है, लेकिन खैर, ये कतन तुम्हारा ज़ाती फैसला होगा। वो पूरी कुव्वत से वार्डरोब का डोर खोलती कंधे अचकाकर लापरवाही से बोली। ना मैं कदम बढ़ाने के बाद पीछे लेने का कायल हूँ, ना फैसला लेने के बाद तरमीम का कायल, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में चेंज या एक्सचेंज वर्ड के लिए एक्स्ट्रा स्पेस नहीं। दूसरे ही पल वो वार्डरोब पर चौड़ा पंजा गाड़कर इसके एन मुकाबले संजीदा खड़ा था। बीवी बदलेगी ना प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट सब यूज़ किया जाएगा, क्योंकि मैं आने को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। शी मस्ट एंड शुड सेटिस्फाई, और इसे तुम यकीनी बनाओगी ज़बरदस्ती या अपनी मर्जी से। इट्स अपॉन टू यू। वो सुनहरी आंखों को इसकी बेइंतहा गहरी आंखों में गाड़े दो टोक अंदाज में फैसला सुनाता वाजे कर चुका था। अनायना चंद पल इसकी स्पॉट सुनहरी नज़रों में दफन सरमहरी देखकर दंग रह गई थी। किस कदर रंग बदलने में माहिर थी ये सुनहरी फाहिर आंखें। अभी चंद पल पहले ही शरारत महजूज की तासुरात चमक रहे थे, और अब इसमें सरमहरी धौंसों रोब के सिवा कुछ ना था। वैसे तुम्हें क्या खदशा है? तुम्हारी यानी बेटी बहू को एक हुलिये में देखकर कंफ्यूज हो जाएंगी। वो सर झटक कर कबर्ड खुला छोड़ साइड टेबल पर बढ़ी। नहीं, लड़का नुमा बहू देखकर आनी अपने बेटे की मुस्तकिल फिक्र में बीमार ना हो जाए। अंदाज 100% तंजिया था। हा 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 हा, फिर तो इन्हें हक है हकीकत जानने का। अनायना इसके जले कटे अंदाज से भरपूर महसूस हुई। खैर, अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो अभी एक काम से मैं बाहर जाने वाली हूँ, शाम में चलते हैं सासू माँ। वड़ाइच, फ़ोन वापस करो। अनायना मज़े से फ़ोन पर कोई नंबर डायल करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि जब फ़ोन अचक लिया गया था। हम लंच पर इनवाइट हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एंड फ़ोन चाहिए तो फ्रेश होकर हॉल में आ जाओ। आई हैव वेरी स्पेशल एंड यूनिक सरप्राइज फॉर यू। वो इसकी चीखों पुकार की परवाह किए बगैर फ़ोन जेब में रसता हुआ हाथ हिलाकर इसकी नाकिस मालूमात में इजाफा के साथ अनोखे सरप्राइज की खुशखबरी भी दे गया था, जिसके मुतल्लिक अनायना को 100% यकीन था इसके लिए खुशखबरी तो कतई नहीं होगी, क्योंकि वड़ाइच से खैर की उम्मीद ऐन हमाकत थी, खासकर अनायना के लिए। अल्लाह करे सीढ़ियों से फिसलकर तुम्हारी टांग टूट जाए वड़ाइच, बल्कि मुंह टूट जाए, आगे के सारे दांत झड़ जाएं, नहीं बल्कि सुनहरी मनहूस आंखों के साथ कुछ बुरा हो जाए। पीछे वो वड़ाइच की चीखों पुकार के साथ ढेरों के बात से उसे नवाजती रह गई, लेकिन फोन इसे एक बहुत ज़रूरी कॉल आनी थी, वो तो लेना ही था, लेकिन कैसे? कुड़ते हुए इस कैसे से आगे इसने कुछ नहीं सोचा था। अल्लाह, ये किताबी कीड़ा किसी पैर के नीचे बैठकर न्यूटन की तरह दिमाग के चूल्हे क्यों नहीं हिला रहा? क्यों ये मेरे पीछे हाथ मुंह बल्कि पूरा का पूरा नहाकर पड़ गया है? इसने तिल मिलाकर पैर पटका। यार आ जाओ आरज़ू, तुम वाहिद हो जिसे वो बंदा भाव देता है। हम मासूम तो इस उम्मीद पर दुनिया कायम है पर अमल पैरा है। निदा ने इसे हनूस सीने पर बाजू बांधे अफनान को निगाहों से कच्चा चबाने को तैयार
देखकर ठंडी आह खारिज की। वो लोग करीब 1 घंटा पहले लोकेशन पर पहुंचे थे। मुख्तसर मगर जरूरी हिदायत के बाद सर ने सबको इनके ग्रुप के साथ आज़ाद इन पहाड़ वादियों में, खासकर वाटरफॉल की खूबसूरती से महसूस होने के लिए छोड़ दिया था। आरजू का खराब मूड तो बस से निकलते ही अफनान से दूर होकर इन हरी भरी सब्दो शादाब वादी, ऊंचे पहाड़, खासकर जिंदगी में पहली बार ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरते आबशार को देखकर खुशगवार हुआ था। लेकिन अब वापस उसके नजूल से बुरी तरह खराब भी हो चुका था। इस पर उसकी ठरकी सहेलियां, जिन्हें न जाने कौन से रतन जड़ा नजर आ रहा था अफनान इब्राहिम में, जो मुंह नहीं थक रहा था इसकी शान में अर्जो समाइक करते हुए। आरजू, जाओ ना यार, बेचारा मुंतजिर है, इसके दोस्त भी खड़े हैं। कुछ दूर पर हस्बे आदत पॉकेट में हाथ अरसे मुंतजिर खड़े अफनान को देख फरा की हमदर्द तबीयत ने खसूसी तौर पर जोश मारा। बेचारा? वो किस एंगल से तुमको बेचारा लगता है? तुम लोगों की आंखें हैं क्या टिच बटन? लफ्ज बेचारे पर आरजू चटक पड़ी। लड़की, सब आसपास है, आहिस्ता। इसकी तेज आवाज पर चारों बौखलाईं। क्या आहिस्ता? इस भाभी के भाई ने पूरी ट्रिप की बैंड बजा कर रख दिया मेरी, और तुम नमूनिया हो के इसकी शान में कसीदा गोई करके मजीद मेरा मूड गारत कर रही हो। नहीं, बताओ जरा, इस आइफल टावर में ऐसा है क्या? सारस जैसी लंबी लंबी टांगे, सड़े हुए बैंगन जैसी शक्ल, अफ्रीका बाबा आदम के जमाने के जंगल जैसे बाल, और आइफल टावर जैसी लंबी हाइट। इसी में तुम लोगों का बस नहीं चलता, इसे मिस्टर यूनिवर्स अनाउंस कर दो। सुर्ख चेहरे के साथ वो फटी तो पड़ी थी। दूसरी तरफ इसकी तारीफी बोलों पर सबकी आंखें पूरी हुजम से बाहर आई थीं। सच कहूं तो मेरी समझ में नहीं आता, मैं अंधी हूं, तुम लोग अंधी हो, या पूरी दुनिया ही अंधी है, जो हर किसी को शातिर, मक्कार, गेम प्लानर, बल्कि स्पॉइलर शरीफ शहजादा गुलफाम नजर आता है। वो सबको सख्ते में देख मजीद सीख पा हुई। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन आप वाकई अंधी हैं, इस बात का सबूत ये रहा आपके सामने। खुद दरमियानी फासला समेटकर इस तक पहुंचा अफनान इसकी हथेली पर इसका फोन रखकर जिताती नजरें इसके लाल भुक के चेहरे पर गाड़ गया। बाय द वे, ये मेरा फोन है। कबल इसके कि आरजू कुछ समझती हुई इसका दूसरे हाथ से अपना फोन खींचकर फौरन मुड़ा। बस से निकलने की जल्दी में तुम अपना फोन सीट के नीचे गिरा छोड़ मेरा फोन उठा लाई होती। इत्तफाकन मेरी नजर पड़ गई। सो अंकल के हवाला हक हलाल की कमाई का सवाल था, सो उठा लिया, वरना मैं गिरी हुई चीजें नहीं उठाता। ये मेरी आपा की खसूसी हिदायत है जो मैं कभी नहीं भूलता। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। एक कदम पीछे लेकर इसके हक तक असरात से हंस उठाया वो मजीद गोया हुआ। एंड या, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है जो तुम्हें पूरा दिन झेलूं। 3 घंटे ही 300 साल के बराबर थे, बाय द वे। इसे सही से शर्मिंदा करने के बाद गीली लकड़ी की तरह से लगने के लिए छोड़ा। हस्बे आदत पॉकेट की जेबों में हाथ अड़सता हुआ ब्लू जीन्स पर लेदर जैकेट से ढकी पर्स दिखाता आगे बढ़ गया। इसीलिए जहर लगता है मुझे एफिल टावर। आरजू सकते से बाहर निकली तो इसका एटीट्यूड याद कर खोल उठी। तो फिर घर, गाड़ी, फादर, मदर, इन शॉर्ट अपनी हर चीज क्यों शेयर करती हो इसके साथ? न जाने कहां से वही कमीनी मुस्कुराहट लबों पर सजाए शारिफ नाजिल हुआ था। व्हाट? आरजू अफनान तुम्हारे घर? कबल इसके आरजू संभल कर कोई करारा जवाब देती, निदा और फरा की मुश्तरका हैरत में डूबी आवाज उभरी। जवाब है यस। अफनान इब्राहिम अब से नहीं बल्कि लास्ट 4-5 मंथ से आरजू के साथ इनके घर में रह रहा है। एम आई राइट आरजू? शारिफ मकारी से मुस्कुराता इसके आरजू के आगे झुका। आरजू बौखलाकर बेसाख्ता 2 कदम दूर हुई। यूं अचानक शारिफ का इंकशाफ और अपनी सहेलियों की हैरत और बेयकीनी में डूबी नजरों ने इसे ठीक ठाक बौखला दिया था। आरजू, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं यार? तुमने बताया था कि वो सिर्फ तुम्हारी भाभी का भाई है। तुम्हारी भाभी बिजी होती थी और अफनान के पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसीलिए तुम लोग साथ आते हो। लेकिन कभी बताया नहीं कि तुम लोग साथ रहते भी हो। बड़ी छुपी रुस्तम हो तुम यार। सबने मिलकर जैसे शिकवा सवालात और जवाबात की बौछार कर दी थी। इनफ। ये मेरा फैमिली मैटर है जो मैं तुमसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझती। मिल गया आंसर? वो चीखी। अजीब ही मनतकती छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया था सबने मिलकर। इंसानी फितरत भी अजीब ही भला है। इंसान को अपनी जिंदगी से ज्यादा सामने वाली की जिंदगी के उतार चढ़ाव में दिलचस्पी होती है। इस हिसाब से तो मैं भी तुम्हारा फैमिली मैटर हूँ। फिर मेरे साथ भी कभी आइसक्रीम खाने चलो, कभी साथ ड्राइव पर चलो, कभी डिनर पर, तो कभी। इनफ। शारिफ की खबासत पर आरजू गुस्से से सुर्ख हुई। खुद को मुझसे जोड़ने या अफनान से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम अफनान इब्राहिम की जूती की धूल के बराबर नहीं हो। छतुंदर के सर पर चबेली का तेल ना हो तो। वो नाक से कोड़कर तनफुर से कहती तनफन करती सामने से आ रहे टीचर्स के ग्रुप में घुस गई। पीछे से शारिफ इसके बेइज्जती पर पीछे ताप खाता रह गया। कितनी ही देर और आयज को कोसने के बाद, वक्त बर्बाद करने के बाद चारों नाचार अपने कमरे तक आते हुए से जरा बराबर इस वड़ाइश की अगली हरकत का अंदाजा नहीं था। वो सोच भी नहीं सकती थी वो ऐसा कुछ करेगा।
हॉल में पहुंचकर असाद के मुकाबले सूटेड वूटेड तरीके से किए गए मेकअप से दमक रही दोनों लड़कियों को देखकर भी दूर दूर तक इसके जहन से ऐसा कोई अतरंगी ख्याल नहीं गुजरा था कि इन्हें वो नखरीला सुनहरी आंखों वाला वड़ाई शहजादा बिलखसूस लाखों की पेमेंट करके इसके लिए वो आ सकता है। इसने तो समझा था ये लड़कियां इसके ऑफिस से होंगी, लेकिन मोहतरमाओं के तारुफ ने तो इस पर सट्टा ही तारी कर दिया था। डार्लिंग, मेहमान को इंतजार करवाना ठीक नहीं। चलो अच्छे बच्चे की तरह इन्हें इनका काम करने दो। बिलाशुबा वो चाशनी में तर जुमला नसार लहजे में उछालता इसका सत्ता और सतमा तोड़ चुका था। वड़ाइश की मक्कारी और तर्ज तकल्लुम पर नायना बहुत मुश्किल से खुद पर जब्ते लाजिम का पहरा बिठाते इसकी तरह झुकी। देखो वड़ाइश, खिलाफ तबीयत सलीके से समझा रही हूँ, ज्यादा शोखा होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा है कि मैं रंगो रोगन नहीं करवाऊंगी, मतलब हुआ नहीं करवाऊंगी। अगर तुम नाक से लकीर खींच लोगे तब भी मेरा यही जवाब होगा। मैं भी अपने फैसले में तरमीम की कायल नहीं। वो मुकाबिल बैठी कोट पैंट में मलबूस प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर नजर गाड़े दबी आवाज में चबा चबा कर जताते लहजे में गोया हुई। जवाबन वो सोफे पर दरमियान में एक हाथ का फासला रखकर बैठा फौरन खिसक कर ना सिर्फ इसके करीब हुआ बल्कि बिल्कुल जुड़कर बैठने के साथ इसकी भींची मुट्ठी भी थाम गया। वड़ाइच की जानी दुश्मन, डेंटिंग पेंटिंग तो तुम करवा रही हो, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं, ना कि गुंजाइश है। तुम्हारा इनकार खारिज हुआ। वो एक एक करके इसकी सख्ती से जुड़ी उंगलियां खोलकर रोमांटिक हीरो की तरह इसके कान के पास गुनगुनाया। वड़ाइच, जिंदगी से तंग आ गए हो क्या? वो आंखें मीच कर बड़े जब्त से बोली। इसकी एक कमजोरी इस वड़ाइच के हाथ के लग गई थी, ये तो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा था। मौत से इश्क हो गया है, वो लापरवाही से बोला। तो जाकर मौत को गले लगाओ, मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? वो खौल उठी थी। अगर मुकाबिल बैठी दोनों मोहतरमा का ख्याल ना होता तो लाजमी आज वो सारे हिसाब बेबाक कर डालती इस वड़ाइच के। जंगली जासूस के गले पड़ना मौत को गले लगाने से भी कम तो नहीं। जवाब पर जिससे मगर जी जलाता हुआ आया था। मैं लिहाज करी हूँ वड़ाई, तो तुम भी मुरव्वत निभा लो, क्योंकि भरी जवानी में मरना चाहते हो मेरे हाथों, दो गवाहों की मौजूदगी में। जवाबन अनाया ने पूरी कुव्वत से अपने नोकीले नाखून इसके हाथ की पश्त पर गाड़ कर दबाव बढ़ाते हुए चबा चबा कर खबरदार करती जंगली जासूस खिताब को शर्फ कबूलियत बख्शी थी। आजाद इस गैर मुतवक्के हमले और इस्तेमालशुदा हथियार पर बौखलाकर हल्की सी सिसकारी खारिज करता मुस्कुराहट लबों पर सजाए मजीद इसके करीब हुआ। डार्लिंग, मैनिक्योर पेडिक्योर पहली फुर्सत में करवाना। हाथ को तो जासूस इतनी आसानी से निजात देने वाली नहीं थी। मजबूरन या इरादतन वो नायना के बिल्कुल कान के करीब झुककर भारी सरगोशियाना अंदाज में कुछ इस तरह बोला कि इसकी हल्की बढ़ी हुई शेव नायना के गाल से मस होकर अपनी जगह पथरा गई थी। लंबे खतरनाक नाखून की चुभन से सुर्ख हुआ चेहरा तजाद जबरन मुस्कुराहट ने वजिया चेहरे पर कुछ ऐसी लाली बिखेर दी थी कि देखने वाला यही तस्वुर करता लाजमन इस हसीन हालिया शादीशुदा जोड़े के दरमियान किसी हसीन याद की शौको शरीर फिक्रे का तबादला हुआ है। वो दोनों लड़कियां मुस्कुराहट दबाती अपनी दानिश में इनके रोमांस से महसूस हो रही थी। अब ये रोमांस चल रहा था या वड़ाइच और जासूस की जंग, ये तो अंदर की बात थी जो इन दोनों को इतने करीब एक दूसरे में मगन देखने वाला कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था। अब अगर सचमुच में तुम्हें फोन चाहिए जो तो अच्छे बच्चों की तरह इन्हें इनका काम करने दो, वरना वड़ाइच का वादा है फोन तुम्हें क़यामत तक नहीं मिलेगा। एंटीक चीजें जमा करने का मुझे वैसे ही बड़ा शौक है, और तुम्हारा बटन स्पेल कैमरा फ्लैश जैसी बला से दौरे टीन्स का मॉडल मुझे बहुत पसंद आया। कोट से छोटा सा ब्लैक कलर का घिसे बटन्स वाला फोन बरामद करके इसने अनायना के आगे लहराया। अनायना ने जैसे ही झपटना चाहा वो इसे कोट के अंदर डाल गया। मैं जरा सा भी आने को हमारे रिश्ते पर शक होने नहीं देना चाहता, इसके लिए जरूरी है। फिर मुझे देखना भी है आधी तीतर आती बटेर जैसी जासूस जब मोरनी बनेगी तो कैसी लगेगी। आंखों में शरारत, घनी मूंछों तले तभी मुस्कुराहट के हमरा वो बटन्स लगाता है उठ खड़ा हुआ। आई एम श्योर मेरी सेक्रेटरी ने आपको गाइडलाइन दे दी होगी। वो अब दोनों ब्यूटिशियन से मुखातिब था जो इसके एहतराम में उठ खड़ी हुई थी। अलबत्ता इनायना वैसे ही जमी बैठी रही, अंदर ही अंदर गीली लकड़ी की तरह सुलग रही थी। पहले फोन हड़प करना, फिर ये फजूल हरकतें और अब धमकी। इसका बस नहीं चल रहा था। सेंटर टेबल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे नाजुक से डेकोरेशन पीस को उठाकर इस वड़ाइच को दिन में चांद तारे दिखा दे। वो जरूरत से ज्यादा ही जासूस को हल्का ले रहा था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि वड़ाइच के पास मौजूद फोन, इसमें महफूज कॉन्टैक्ट्स और इसका डाटा इसके लिए अपनी जान से ज्यादा कीमती थे, जिसे वो खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और इस वड़ाइच की कमीनी और जिद्दी आदत से भी वो खूब वाकिफ थी, तभी जल बिन मछली की तरह बल खा रही थी। लेकिन ये भी तय था कि वड़ाइच के बताए नुक्तों को जोड़ते हुए नहीं चलेगी। आखिर इसका नाम भी अनायना जासूस था।